The directors of Dentar Incorporation wish to make an equity issue to finance an $8 million expansion scheme. इक्विटी इशू से $8 मिलियन वो रेज करना चाहते हैं ताकि जो एक्सपेंशन करने का प्लान है वो फाइनेंस करा सके, विच हैज एन एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1.1 मिलियन एंड टू रीफाइनेंस एन एग्जिस्टिंग $5 मिलियन 15% bonds due for maturity in 5 years time. For early redemption of these bonds, there is a $350,000 या $350,000 penalty charge. The company has obtained approval from its shareholder to suspend their preemptive rights and make a $15 million placement of shares which will be at the price of 185 cents per share यानी $1.85. यानी टोटल में सिर्फ 8 मिलियन का नहीं $15 मिलियन का इक्विटी इशू होगा. ठीक है. It is estimated that the flotation cost of the issue to be 4% of gross proceeds. जितना भी gross proceeds होगा उसका 4% flotation cost है. Any surplus funds from the issue will be invested in Indian Depository Receipt IDRs, which is currently yielding 9% per year. ये IDR 9% का रिटर्न दे रही हैं. कुछ भी अगर सरप्लस फंड्स बचाना, हमने जितना भी इशू किया उसमें से जितना कुछ भी अगर बचा है ना, तो वो हम इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे. ध्यान दें, हम डेंटर इनकॉर्पोरेशन है, हम इंडिया की पार्टी नहीं है. ठीक है, तो हम इंडिया के रिसिप्ट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स खरीदेंगे अगर हमारे पास में कुछ सरप्लस फंड्स बचा तो. As on date, the capital structure of Dentar Incorporation is as follows: dollars in thousands. Ordinary shares 25 cents per share, 8,000. Share premium 11,200. Free reserves 23,100. 15% term bonds 5,000. 11% debentures 9,000 और टोटल मिला के 56,300 का हमारे पास कैपिटल है. The entity's current share price is 190 cents. And debenture price is $102. Assuming stock market to be semi-strong form efficient and no information about the proposed uses of funds from the issue has been made available to the public. ये मान के चलो कि जो मार्केट है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इन फंड्स का क्या यूज करने वाले हैं. पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन फंड्स का क्या यूज करने वाले हैं. ये तो इंटरनल आपको पता है कि आप एक्सपेंशन करोगे उसके लिए लगेगा, बॉन्ड्स के रिडम्पशन के लिए लगेगा एंड सो ऑन. पब्लिक को नहीं पता. यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट डेंटर्स एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस वंस full details of the placement and the uses to which the finance is to be put are announced. Cost of capital of Dentar Incorporation is 10%. So इतनी सारी डिटेल दी है और आखिरी में आपको निकालने वाला एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस. तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें. पहले तो हमको फाइनेंसिंग करनी है क्या, $8 मिलियन का एक्सपांशन स्कीम. उसके बाद में हमको जिसकी एनपीवी होगी 1.1 मिलियन, यानी 1.1 मिलियन में से 8 मिलियन माइनस हो चुका है क्योंकि ये एनपीवी दी हुई है. उसके बाद हमको रीफाइनेंस करना है 5 मिलियन के एग्जिस्टिंग 15% बॉन्ड जो कि 5 साल में मैच्योर होने वाले हैं. और क्योंकि हम अर्ली रिडम्पशन करेंगे, आज से 5 साल बाद मैच्योर होने वाले हैं, मैच्योरिटी के पहले, यानी कि आज हम रिडम्पशन कर रहे हैं, आज $5 मिलियन वापस दे रहे हैं, तो अर्ली रिडम्पशन हो गया, तो उसके लिए हमको 3,50,000 की पेनल्टी लगेगी. ठीक है, कंपनी ने अप्रूवल ले लिया शेयर होल्डर से, ठीक है, कि वो अपने सस्पेंड कर देंगे प्रीएम्प्टिव राइट्स और $15 मिलियन के प्लेसमेंट करेंगे इक्विटी शेयर्स का. क्या प्राइस पे, 185 सेंट्स पर शेयर. उसके बाद में जो कॉस्ट ऑफ इश्यू रहेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो है 4% ऑफ द ग्रॉस प्रोसीड्स. ग्रॉस 15 मिलियन होते हैं. जितना भी सरप्लस बचा वो आप इन्वेस्ट करोगे आईडीआर में, जो कि 9% रिटर्न दे रहा है पर ईयर के बेसिस पे. अभी जो करंट शेयर प्राइस चल रही है वो है 190 सेंट्स कंपनी की. डिवेंचर की प्राइस चल रही है $102. ठीक है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है मार्केट का और कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है पब्लिक को कि जो हम पैसा रेज कर रहे हैं वो किस यूज में आने वाला है. तो क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, एक बार जब सारी डिटेल पब्लिक को पता चल जाएगी तब. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. लेट्स हैव अ लुक हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में आपको ये निकालने बोला गया है कि आपको
ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मार्केट में जब एक बार पब्लिक हो जाएगी तो उसके बाद कंपनी के शेयर की प्राइस क्या होगी। अभी कंपनी के शेयर की प्राइस है 190 सेंट्स, उसके बाद क्या प्राइस होगी ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट, यानी स्टॉक मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ऐसा बोला गया है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो अबाउट द प्रपोज यूज्ड हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। मतलब क्या है कि जो भी पैसा रेस करने के बाद में मैं उसका क्या यूज़ करने वाला हूँ वो अभी तक पब्लिक में किसी को बताया नहीं गया है। एक बार पब्लिक में इन्फॉर्मेशन अगर चली जाएगी तो मार्केट प्राइसेस में चेंज आएंगे, तो वो नई वाली मार्केट प्राइस आपको बतानी है क्वेश्चन में। सी नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। करंट मार्केट वैल्यू ले लेते हैं हम, ठीक है। करंट मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास में, कैसे पता करोगे। आपको जो नीचे में टेबल दिया है ना उसमें ऑर्डिनरी शेयर्स 25 सेंट्स के दिए हुए 8000, और वो भी थाउजेंड्स में है। मिलियन में कितना होगा 8, ठीक है। अच्छा 25 सेंट यानी डॉलर में कितना 0.25 डॉलर। 100 सेंट्स का $1 होता है, जैसे 100 पैसों का 1 रुपीज़ होता है वैसे ही 100 सेंट्स का $1 होता है। 25 सेंट्स यानी कितने डॉलर 0.25। सो ध्यान दो, करंट मार्केट वैल्यू यानी नंबर इंटू प्राइस। नंबर कैसे निकालोगे 8/0.25 करोगे। 8 क्या है टोटल कैपिटल 8000, 8,000 यानी 8 मिलियन, और हर इसमें हर एक शेयर की वैल्यू कितनी $0.25। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने 32 मिलियन आ जाएंगे, ठीक है। इंटू प्राइस, प्राइस मार्केट में कितनी चल रही है 190 सेंट्स चल रही है, यानी $1.90 आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यानी 32 इंटू 1.90 ले लूँ मैं, ये आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। 32 मिलियन शेयर्स है, सब कुछ मिलियंस में, डॉलर्स इन मिलियन। यानी अभी मार्केट वैल्यू कितनी है आपके कंपनी की 60.80 मिलियन। ओके ठीक है। अब आप 15 मिलियन और रेस करोगे, करेक्ट, ठीक है। तो उतने से कंपनी की वैल्यू और बढ़ेगी। रेज्ड थ्रू न्यू इशू, कितना 15 मिलियन से कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। लेकिन ये इशू करते समय आपको फ्लोटेशन कॉस्ट लग जानी है, कितनी 15 मिलियन पे आपका कितना परसेंट है 4%, यानी कि तकरीबन 0.60 मिलियन है ना। 0.60 मिलियन तो कॉस्ट लग जानी है। अभी खर्चा है, कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, इससे वैल्यू कम होनी है कंपनी की। फ्लोटेशन कॉस्ट 15 मिलियन पे 4%, दैट्स 0.60 मिलियन, इससे कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी, ओके ठीक है। अब क्या होगा, अब आप 15 मिलियन में से कुछ पैसे यूज़ करोगे प्रोजेक्ट में। 15 मिलियन का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है आपको मैं बताता हूँ। पहली बात फ्लोटेशन कॉस्ट चले गए, दूसरी बात नया प्रोजेक्ट जो है $8 मिलियन का, वहाँ पे आप यूज़ करोगे। तीसरी बात डिबेंचर रिडीम्स करने के लिए आपको 5 मिलियन लगेंगे। चौथी बात $3.5 लाख का डिबेंचर अर्ली रिडम्पशन है इसलिए आपको लगेगा। उसके बाद जो कुछ पैसा बचा तो आप उसको कहाँ पे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में डालोगे। यानी 15 मिलियन का यूज़ कहाँ का हुआ, पहला फ्लोटेशन कॉस्ट, दूसरा नया प्रोजेक्ट जो 8 मिलियन का है, तीसरा डिबेंचर जो 5 मिलियन का है, चौथा डिबेंचर पे पेनल्टी जो $3.5 लाख यानी 0.35 मिलियन की है, और पांचवा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगर बैलेंस कुछ बचा तो। अच्छा फ्लोटेशन कॉस्ट अभी, अच्छा अभी मेरे को एक चीज़ बताओ कैलकुलेशन में, यूज ऑफ अमाउंट रेज्ड
इशू कितना किया आपने, $15 मिलियन लेस, फ्लोटेशन 0.60 लेस, एक्सपांशन जो आपको प्रोजेक्ट के साथ करना है 8 मिलियन, रिडम्पशन 5 मिलियन, पेनल्टी 0.35 मिलियन। अब जो बैलेंस बचेगा वो इन्वेस्टमेंट होगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में। $1.05 मिलियन। ये समझ में आया आपको? अब ध्यान दो, कंपनी के एंगल से देखो। कंपनी में मैं, अच्छा ये 15 मिलियन का यूज़ है ना, 60 तो उसमें से कंसिडर कर लिया हमने। अब ये जो 8 मिलियन का एक्सपांशन है, कोई भी प्रोजेक्ट जब आप एनपीवी निकालते हो तो उसमें कैसा होता है, एक्सपांशन की बात कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट आप शुरू करोगे, ठीक है, यहाँ आउटफ्लो होगा 8 मिलियन का, ठीक है, एनपीवी कितनी बोल रहा है वो 1.1 मिलियन की, यानी आपको 9 मिलियन का इनफ्लो होना है, कैश इनफ्लो, और ये कैश आउटफ्लो है ना। तो आपको मेरे को बताओ, ये प्रोजेक्ट से कंपनी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 8 से 9 से या 1.1 से? सिर्फ 1.1 से बढ़नी है, क्योंकि 8 गया 9.1 सॉरी 1 आया, 1.1 ही है ना, 9.1 आया, तो नेट में कितना आया, सिर्फ 1.1, तो कंपनी की वैल्यू उतने से ही बढ़नी है। करेक्ट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंपनी में जितना पैसा आया उतने से वैल्यू बढ़नी है। तो कंपनी में पहले 8 मिलियन आया होगा बाहर से, फिर तुरंत चला गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर 9.1 आया, है ना, तो टोटल में कितने से बढ़नी चाहिए, 9.1 से। लेकिन 9.1 में 8 मिलियन तो ऑलरेडी 15 में इंक्लूड कर दिया आपने, उतने से 8 मिलियन से तो वैल्यू बढ़ा दी, तो 8 मिलियन से तो आपने वैल्यू बढ़ा चुके हो। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, या 8 माइनस करके 9.1 ऐड करो, या फिर डायरेक्टली 1.1 ले लो, है ना। सो डायरेक्टली मैं 1.1 ले रहा हूँ। सो एनपीवी ऑफ एक्सपांशन प्रोजेक्ट मैं 1.1 ले रहा हूँ। ध्यान दो, मैंने एक्चुअल में 9.1 लिया, जितना कैश इनफ्लो हुआ है कंपनी में, 8 इसमें इंक्लूडेड है, 1.1 यहाँ इंक्लूडेड है। उसके बाद डिबेंचर की बात करते हैं, अर्ली रिडम्पशन। ध्यान दो, अगर आप रिडम्पशन नहीं करते, चलो आप रिडम्पशन कर रहे हो, तो आपको आज 5 मिलियन देना पड़ रहा है, प्लस आपको आज 3.5 का पेनल्टी भी देनी पड़ रही है, तो नेट में आपको 5.35 देना पड़ रहा है आज, तो ये आपका आउटफ्लो है, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो रहा, इससे फ़ायदा ये हो रहा कि अगर आप रिडीम नहीं करते तो 5 मिलियन पे हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता, अब देना पड़ेगा, रिडीम हो गया तो नहीं। तो अब अगर आने वाले 5 सालों में कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो वो तो आपकी सेविंग्स होगी। अब वो इंटरेस्ट का रेट क्या था, डिबेंचर पे, अगर आप डिबेंचर पे था नहीं, बॉन्ड्स पे था, जो 15% बॉन्ड है, तो 5 पे 15% कितना हुआ, 0.75। इतना इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा अगर आप रिडीम नहीं करते तो 5 मिलियन यहाँ देते, तो ये भी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ही दे चुके हो। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी ये सब सेविंग्स हो गई। लेकिन इन सबको ऐसे टोटल आप कर नहीं सकते एक साथ, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। दैट विल बी योर सेविंग्स ड्यू टू अर्ली रिडम्पशन। दिस इज आउटफ्लो, ये जो इतना पार्ट है, सेविंग्स ड्यू टू अर्ली रिडम्पशन, दिस इज कैश आउटफ्लो ड्यू टू अर्ली रिडम्पशन। नेट में जो भी बैलेंस बचता है वो बाहर लिख लो, कहानी ख़त्म। लाइक इसकी भी हम एनपीवी ही निकाल रहे हैं, नेट सेविंग्स ड्यू टू अर्ली रिडम्पशन। पहले मैं चीज़ ले लेता हूँ, ईयर
या फिर ऐसे नहीं लेते, कैश आउटफ्लो ड्यू टू अर्ली रिडम्पशन, $5.35। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग्स ड्यू टू अर्ली रिडम्पशन, वो कैसे निकालेंगे? ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%। प्रेजेंट वैल्यू 1 से 5 साल तक आपको इंटरेस्ट चुकाना नहीं है अब, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट आ गया 3.791 फैक्टर होता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अच्छा, हमको ना कहीं टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए इस पे टैक्स का आउटफ्लो वगैरह कुछ कंसिडर नहीं कर रहे। 2.84325, 5वें साल में आप रिडीम करते 5 तो 0.621, आप वो भी नहीं करना तो 3.105, 5.94825, और नेट सेविंग्स आपकी बाहर आ जाएगी यहाँ पे 0.59825। तो आपका एक्सपांशन भी आ गया, एनपीवी, रिडम्पशन भी आ गया, डिबेंचर वाला पार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई। अब बात करते हैं एफ की। एनपीवी ऑफ सरप्लस फंड्स इन्वेस्टेड इन इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स में आपने जो सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए थे उसकी एनपीवी देख लो। आपने यहाँ आउटफ्लो कितना होना है 1.05 का, करेक्ट, ये 1.05 का आउटफ्लो होना है, और बाद में इनफ्लो क्या होगा 1.05 पे 9% लिखा है ना, 9% यील्डिंग है, तो इस पे 9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दैट्स 0.0945। लेकिन ये आपको कब तक मिलेगा? परपेचुअली मिलेगा, तो इसकी परपेचुटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो एनपीवी कैसे निकालोगे आप उसमें? एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो परपेचुटी, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितनी एनुअल अमाउंट आपकी आ जाएगी 1.05 पे 9%, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, इसी से तो डिस्काउंटिंग करना है ना, माइनस, ध्यान दो 1.05 पे 9% इज द ओनली इंटरेस्ट, 9% डिस्काउंटिंग करने के लिए कोई काम नहीं आएगा। 1.05 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 1.05 ही आना है बॉस, आया समझ में। 10% इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसलिए 10 डिनोमिनेटर में यूज़ कर रहा हूँ, माइनस इन्वेस्टमेंट कितना किया 1.05, तो ये आपकी एनपीवी आ जाएगी, ये आएगी निगेटिव में। सही बात है, निगेटिव में ही आना है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है 10% और आपको मिल रहा है सिर्फ 9%, तो 1% कम मिल रहा है, इसलिए आपकी एनपीवी निगेटिव आ रही है, ठीक है। अब टोटल मार्केट वैल्यू, अब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू और कुछ भी नहीं है, ठीक है, टोटल कर लो। इन सब का फर्क पड़ेगा कंपनी की वैल्यू पे, पैसा जा रहा है तो कंपनी की वैल्यू कम होनी है, पैसा आ रहा है तो कंपनी की वैल्यू बढ़नी है। $76.79325 नंबर ऑफ शेयर्स 32 मिलियन।
मार्केट प्राइस पर शेयर 2.39978 ऐसा है, तो मैं बस उसको ऐसा ले रहा हूँ 2.4, दैट इज डॉलर, या सेंट्स में अगर आपको लेना है तो 240 सेंट्स। सो 190 सेंट्स से वो हो जाएगा 240 सेंट्स, यानी तकरीबन 50 सेंट्स का फ़ायदा मिलेगा ये सारी जितनी भी आपको डिटेल दी गई है क्वेश्चन में उससे। आपको कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बिंदास पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप इसका आंसर कहीं सजेस्टेड में देख रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन आपको कहीं और दिखता है, तो हो सकता है आपको वहाँ पे एक ट्रीटमेंट ना मिले सरप्लस फंड्स वाली, कंसिडर ही नहीं किया गया सरप्लस फंड्स, जबकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए जाएंगे। एक नोट आप अजम्पशन ये ले सकते हो, क्योंकि 10% एक्सपेक्टेड है, 9% मिल रहा है, तो हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे, सीधी सी बात। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली दिखा हुआ है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सरप्लस फंड, इसलिए उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी लिया है। अदरवाइज ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये 0.105 है। फाइनल आंसर आपका 240 सेंट्स के आसपास ही आएगा। ठीक है, सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन दीज आंसर्स। ये सरप्लस फंड वाली एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी आप उसका आंसर कहीं और देखें तो। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर with a new question. Bye bye.